भारत की बात हुई। मैं भारत की बात करूंगा क्योंकि मुझे उतना ही आता है, लेकिन भारत को देखने की दृष्टि एक अलग चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, डिसाइपल थी, आयरिश थी, उसका नाम मार्गरेट नोबल था। भारत में बच्चों के स्कूल शुरू करने के लिए 1898 में भारत आई। 1895 में लंदन में विवेकानंद को मिली बाय चांस। उसके मन में जीवन के बारे में अनेक प्रश्न थे, उत्तर नहीं मिल रहा था। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट की बेटी थी, वो ग्रेजुएट होकर स्कूल चलाती थी आयरलैंड में। विवेकानंद को मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा, समाधान हुआ। और उन दिनों बंगाल में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं थे, केवल लड़के पढ़ते थे। लड़कियां घर का काम सीखकर शादी होकर फिर अपना परिवार संभालते थे। और स्वामी विवेकानंद मानते थे कि समाज को आगे बढ़ना है तो महिला पढ़ी लिखी होनी ही चाहिए। रथ के दो पहिए समान होंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ही वॉज सर्चिंग समवन हु कैन स्टार्ट ए स्कूल फॉर टीचिंग गर्ल्स इन बंगाल। कल्पना करो, एक 25 साल की लड़की ग्रेजुएट आयरलैंड में स्कूल चला रही है। उसको विवेकानंद पूछ लेते हैं कि मार्गरेट, कैन यू कम टू इंडिया टू स्टार्ट ए स्कूल फॉर गर्ल्स। अब आयरलैंड इतनी सर्दी वहाँ होती है, सच कोल्ड देयर। यहाँ इतनी गर्मी है, मच्छर है, गंदगी है, भाषा आती नहीं है, भारत कभी देखा नहीं है, फ्लाइट्स नहीं है, शिप में आना है, 1 महीने से अधिक समय ट्रैवलिंग में लगने वाला है। क्यों आएगा कोई? और महत्व की बात, सैलरी पैकेज कुछ नहीं है, इतने लाख मिलेंगे कुछ नहीं। 2 समय खाना मिलेगा, भात, सोने के लिए दरी, चद्दर, छत, दैट्स इट। कोई पागल आदमी इसको स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये मार्गरेट नोबल अच्छी पागल लड़की थी। उसने हाँ भर दी और आई, बंगाली भाषा सीखी, भारत को जाना, भारत के बारे में सुंदर पुस्तकें लिखी है। भारत को जानने के लिए पहली 10 पुस्तकें मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें से पहली 4 निवेदिता की है। उसमें क्या एक पहला पुस्तक है द वेब ऑफ इंडियन लाइफ। इसको रविंद्रनाथ टैगोर की इंट्रोडक्शन है। और टैगोर लिखते इंट्रोडक्शन में, बिकॉज मार्गरेट हैड ए डिफरेंट व्यू ऑफ लाइफ टू लुक एट द वर्ल्ड एनालिटिकली, वो हमें ही एक नए भारत का परिचय कराती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कैसी दृष्टि है? 2 बातें बताऊंगा। वो कहते हैं कि नायगरा फॉल्स, आप सुना होगा, बहुत बड़ा ऊंचा फॉल है, तो बहुत होटल से लोग जाते हैं देखने के लिए। वो कहते हैं कि नायगरा फॉल भारत में होता तो क्या होता। तो इतने सारा पानी लगातार बह रहा है, उसमें जो कुछ ऊर्जा निर्माण करना चाहिए, ऐसा विचार आने के बदले इस दिव्यता भव्यता को देखकर उसके साथ एकाकार होने का मन होता। और यहाँ जितने होटल्स है उतने मंदिरें भारत में होती है, मंदिर होते, ऐसा लिखा है। एक जगह लिखा है बंगाल में, कलकत्ता में उन दिनों भिखारी तो भीख मांगते थे। उन्होंने भिखारियों के भीख मांगने में भी एक व्यवस्था देखी है। वो कहती है व्यवस्था ऐसी थी, इन सभी भिखारियों का तय था सोमवार को किस इलाके में भीख मांगना, मंगल को कहाँ, बुधवार कहाँ, हर दिन का इलाका तय है, उसको कोई वायलेट नहीं करता था। इसमें अलग व्यवस्था उसने देखी है। ऐसे कुछ भारत की 2-3 बातें मैं शुरुआत बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि अंग्रेजों के पहले भारत में एक शासन नहीं था, एक राजा नहीं था। लेकिन भारत का समाज सदियों से परस्पर जुड़ा हुआ है।
कई बातें सारे भारत में, एक भाषा नहीं, एक राजा नहीं, आजकल के समाज में कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं, फिर भी कई बातें हैं सारे भारत में समान रूप से देखी जाती है। मैं जब अहमदाबाद में काम करता था, वहाँ पर इसरो में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हेमराज सिंह था, उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद के थे। उनकी बेटे का नाम कावेरी था। अब कावेरी तो तमिलनाडु में है, ये आदमी तो फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश का है, अहमदाबाद जॉब कर रहा है, क्या संबंध है उनका कावेरी के साथ? और एक कर्नाटक का परिवार आनंद गुजरात में था, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम सिंधु था, एक का शरयू था। अब कर्नाटक तो दक्षिण में है, सिंधु नदी तो भारत में थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन सारे भारत के बारे में एक आत्मीयता, पवित्रता का भाव पहले से है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 मराठी परिवार मैं जानता हूँ, उनकी बेटी, अभी आधुनिक युग की बात है, उनकी बेटी शायद 3-4 साल की होगी अभी, दोनों का नाम रावी है। रावी तो नदी पंजाब में है। एक गुजरात के भावनगर की बेटी जमशेदपुर जॉब करती है, उसका नाम झेलम है। समानता है ना कुछ। अभी मैं सिक्किम गंगटोक गया था, वहाँ एक बेटी मुझे मिली, उसका नाम जमुना है। मुझे आश्चर्य हुआ, सिक्किम, लेकिन सारे भारत के सभी नदियों के बारे में एक पवित्रता का भाव सर्वत्र है। और एक बात मैंने देखी है, कोई किताब है किसी भाषा में, तमिल भाषा, मुझे तमिल नहीं आती है, कहीं गलती से किताब को पैर लग गया तो सारे भारत में प्रणाम कर लेते हैं। देखा होगा आपने, कैसे पहुंचा? केवल पेपर नहीं, वो पहुंचा कैसे होगा? कोई कम्युनिकेशन सालों से चल रहा है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, लेकिन जो पुराने थोड़े मतलब प्राध्यापक गण ने देखा होगा, आज भी भारत में दूध या तेल जो नाप कर देते हैं, पहले पाव सेर आता था, अभी 250 का एक आता है, तो 1 लीटर चाहे तो 4 देंगे, आधा चाहे तो 2 देंगे। तो आधा लीटर दूध लेना है या तेल लेना है तो 2 नाप भरने के बाद थोड़ा ऊपर से और डालते ही है। देखा है कि आप लोगों ने? ये सदियों से है। अब मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों होगा? मैंने बचपन से देखा है, मुझे विचार आता है इसके पीछे का भाव ऐसा है कि मैं जो भी मूल्य, पैसा इस चीज़ के बारे में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आई हैव टू एंश्योर कि गलती से भी कम नहीं जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। एक एरिया में नहीं है, सारे भारत में है। ये केरल से लेकर आसाम तक सर्वत्र है, सदियों से है। कुछ बात है जो इवन पहले जो दुकानदार तराजू में अनाज मेजर देते थे, तो तराजू में इधर वज़न डाला, इधर वो अनाज डाल रहा है, कांटा बीच में आने के बाद 1 मुट्ठी अनाज एक्स्ट्रा डालता ही है। ये भारत है। कहीं पर भी सारे भारत में ज़मीन को खोदना है, कुआं खोदने के लिए, मकान बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, नई फसल के लिए, हल चलाने के लिए भी, तो ज़मीन को कष्ट होने वाला है। खोदना है तो पहले भूमि पूजन होता ही है, और जिस औजार से उसको खोदना है उस औजार की पूजा होती ही है। ये भारत है। एक मेरे परिचित एक पत्रकार दिल्ली में रहती है, नया घर लिया तो फर्नीचर का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जल्दी करना था। लेकिन नवंबर में एक दिन उस मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर ने कहा इनको, मैडम कल हम सब लोग नहीं आएंगे। इस तरह क्यों?
तो उसने कहा कि कल विश्वकर्मा जयंती है। इसको पता नहीं था क्या होता है, उसको पता था। फिर उसने, उस मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर ने इस पत्रकार जो हिंदू थी, तिवारी थी, उसको समझाया कि क्या होती विश्वकर्मा जयंती। उस दिन कोई कारीगर काम नहीं करता है, कोई कानून नहीं बना है, भारत में एक भाषा नहीं है, एक शासन नहीं है, ऐसी कई बातें हैं जो सारे भारत में समान है। ऐसे कोई एक आध दो बात आप कह सकते क्या, शेयर कर सकते क्या कि सारे भारत में ये बात समान दिखती है। एक जहाँ मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ एक कर्मचारी की शादी थी, तो मुझे लगा उसको थोड़ा शादी में थोड़ा सहायता करना चाहिए। तो मैंने कार्यालय प्रमुख को कहा कि इसको 5,000 रुपये देने का, ऐसी एक सहायता के नाते मेरा विचार है। उसने कहा ठीक है। एक साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट जो अमेरिका से पढ़कर आया है, मुझे मिलने आया था, मेरा अच्छा मित्र है। मैंने कहा भैया बाद में कभी कार्यालय प्रमुख के पास आप 5,000 रुपये दे देना, उसको दे देंगे। उसने कहा अभी देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने अपने पर्स से 1,000 के 5 नोट निकाले और रुक गया और पूछा मुझे। उसने कहा भाई साहब लेकिन 1 रुपये का सिक्का नहीं है, अब सिक्के की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी ये है ठीक है ना, देना 5,000 ही था। फिर मैंने कहा, उसको लगा कि एक सिक्का नहीं है, कहीं न्यून है, कुछ कम है। मेरे पास 1 रुपया कॉइन था, मैंने दिया, उसको बड़ा अच्छा लगा। दूसरे एक परिवार की एक बेटी है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। उसने कहा प्रीलिम मेरा क्लियर हो जाएगा ऐसा लगता है, फिर मुझे मेंस की तैयारी करनी है। मेरा सिलेक्शन हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं हुई हूँ, वो 3-1 महीने मुझे समय लगेगा, इतना खर्चा आ सकता है। व्यवस्था करनी थी। एक मित्र मेरे साथ था, मैंने पूछा कितना आता है, तो उसने कहा 70,000 का खर्चा आएगा कुल, रहना सारा। तो मैंने उसको कहा कि तुम 80,000 उसके खाते में जमा कर दो। उसने जमा कितना किया है? 81,000। ऐसी कई बातें हैं। तो इसके तरफ देखने की दृष्टि हमारी रहेगी तो हमको भाव समझ में आएगा। इसलिए इस भारत को समझना आवश्यक है। तो कुछ गलत नैरेटिव्स हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, उसको मैं कहूँगा। फिर भारत की विशेषता क्या है वो कहूँगा। तो आगे बढ़े। एक तो उल्लेख आपने किया ही है कि 15 अगस्त के दिन सभी जगह रेडियो पर वगैरह अनेक कार्यक्रम में एक बड़ा देशभक्ति का गीत चलता है। सिपाही भी, मिलिट्री के लोग भी खूब उस पर अच्छा नाचते हैं। वो है सारे जहाँ से अच्छा, आगे क्या है? हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसके अर्थ में कभी कोई गया नहीं। अगर ये मतलब बगीचा है, गुलसिता है, हम बुलबुल है क्या? बुलबुल तो पक्षी है जो गुल खाने आते हैं, मधु खाने आते हैं, पराग खाने आते हैं। यहाँ पराग नहीं मिला, कहाँ जाएगी बुलबुल? जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगी। ज़्यादा गुल मिलेगा, उसका संबंध बगीचे के साथ केवल गुल खाने तक का है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? वही सेटल हो रहे हैं, वहाँ गुल ज़्यादा मिल रहा है, भारत से कोई नाता नहीं है। अननोइंगली यही दिमाग में डाल दिया है। और जैसा आपने कहा, अगर बगीचे को आग लगेगी बुलबुल उड़ जाएगी। तो हम बुलबुल वास्तव में नहीं है, ये पक्का है। फिर भी गाना तो ऐसे ही गाया जा रहा है। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अगर हिंदुस्तान बगीचा है तो क्या हम बुलबुल हैं, हाँ या ना? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, हाँ ना नहीं कह पा रहे हैं। दोबारा आवाज़ बड़ा आना चाहिए। आप हाँ भी कह सकते हो, स्वातंत्र्य आपको कहने का, ठीक है। तो ये गुलसिता है, बगीचा है, क्या हम बुलबुल है? चलो, तो अगला प्रश्न महत्व का आता है। अगर ये बगीचा है, हम बुलबुल नहीं है, तो बगीचे के हम कौन हैं? माली। करेक्ट, एक उत्तर आया माली। और कौन सा उत्तर है?
4 उत्तर आते हैं, खड़े होके बोलना, जो बोलेगा खड़े होके बोलो। फूल, बहुत अच्छा, 2 हो गए। तीसरा माटी, तीसरा हो गया। चौथा, एक माली हुआ, एक माटी हुआ, एक फूल हुआ, और पानी, और खड़े होके बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ, कांटे मतलब हम कांटे हैं, मतलब रक्षक बोलिए ना। इस बगीचे का हम रक्षक है। एक उत्तर आया माली है, एक आया रक्षक है, एक आया माटी है, एक आया फूल है, एक आया पानी है, और 2 उत्तर आते। बोलिए। बगीचे का शुरू होता है। बगीचे के कौन है? बोलिए। चलो खड़े होके बोलो ना। पौधे। बगीचे की रौनक है, मतलब बगीचा बगीचा है क्योंकि हम वहाँ पे हैं, हम नहीं तो फिर बगीचा बगीचा नहीं। नहीं, रौनक से नहीं आता है बगीचा, कुछ है रौनक उसकी आती है। बैठिए। चलो अभी जितने अच्छा, अभी चलिए, बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग सोच रहे जवाब दे रहे, तो उत्तर इतने आए। उर्वरक आया, मिट्टी आया, पानी आया, फूल आया, रक्षक आया, माली आया, खुशबू आया, पौधे आया। अब इनमें से एक ही उत्तर सही है। कौन सा होगा सही? तो आई एम सॉरी टू से कि माली नहीं, हम पौधे हैं। फूल पौधों को आएंगे, खुशबू फूलों की होगी, महकेगा बगीचा, लेकिन हम पौधे हैं। हमारी जड़ें जमीन में ही हैं। और जिस किस्म का पौधा है, सबको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। आजकल ऐसे ही चल रहा है, एक ही किस्म के फूल रहेंगे, बगीचे की मज़ा नहीं आती है। तो जिस किस्म का फूल है, उत्तम फूल लगे, अगर फल का पौधा है, उत्तम फल लगे, तो बगीचे का नाम रोशन होने वाला है। आई हैव टू एक्सेल इन माई वर्क टू मेक दिस गार्डन कंट्री फ्लरिश। और अगर आग लगेगी तो ये पौधे यहीं रहने वाले हैं। हमको ही बगीचा बनाना है। कितने बड़ा अंतर आता है। बुलबुल कहाँ, हम यहीं रहेंगे। एक किताब मैंने पढ़ी थी, परदेश नाम की, 80s-90 में लिखी हुई। एक सेंट जेवियर कॉलेज में अहमदाबाद में प्राध्यापक थे। उनके विद्यार्थी उनसे परिचय लेकर उन ज़माने में इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने जाते थे, लोन लेकर जाते थे, अच्छी जॉब मिलती थी, फिर सैलरी अच्छी, शादी हो जाती थी, वहीं रहते थे। जाते समय कहते थे मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन आने का प्रयत्न 15 साल, क्योंकि पहले नई शादी हुई है, लोन वापस करना है, फिर बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई, थोड़ा नयापन खुलापन वहाँ का, तो एक 10-15 साल के बाद तय करके भारत वापस आते। अब मुझे भारत में रहना है और जॉब तो नहीं करनी है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग शुरू करना है, फिर ज़मीन के लिए अर्ज करना, लोन के लिए अप्लाई करना। और इधर कागज़ जल्दी हिल नहीं रहे हैं, और इधर ग्रीन कार्ड का लिमिट आता है, उसके पहले नहीं जाएंगे वापस तो ग्रीन कार्ड लैप्स हो जाएगा। फिर विचार आता है ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, तो भारत को कुछ हमारी कदर नहीं है, वापस चले जाते। ऐसा उन्होंने, उस प्राध्यापक ने लिखा है। सुंदर पुस्तक है, गुजराती में है। उसके बाद का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हूँ चौक्कस पाछो आविश, मैं अवश्य वापस आऊँगा, ऐसा प्रॉमिस करके जाते थे। उसके बाद का चैप्टर का नाम है मयूर अमित किशोर, 2 भाई एक मित्र। ये भी वहाँ से अमेरिका गए थे, इनके द्वारा पढ़कर वापस आए हैं। एक फैक्ट्री शुरू की, फैक्ट्री के भूमि पूजन में इनको बुलाया था लेखक को। 10 साल के बाद इस फैक्ट्री का मेजर एक्सपांशन का प्लान बना, उसमें भी इनको बुलाया। उसके
उसके भूमि पूजन के लिए। तब इस लेखक ने पूछा उनसे, मेरे बाकी विद्यार्थी यहाँ आकर बसने का प्रयत्न करते हैं बट दे डोंट सक्सीड, व्हाट इज इट दैट यू सक्सीडेड। तो सबसे बड़ा अमित एक उत्तर देता है, वो बहुत विचार करने लायक। वो कहता है कि आवर सक्सेस लाइज इन द फैक्ट दैट जब बोस्टन से भारत आने के लिए हम फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे, हम बोर्ड करने के पहले हमने हमारा ग्रीन कार्ड फाड़ के फेंक दिया था, इसलिए सफल हुए हैं। ये 90s की बात है, तो ईमेल इंटरनेट नहीं था, और ये घटना लोगों को काल्पनिक न लगे इसलिए उन्होंने उस पुस्तक में उनके फर्म का नाम लिखा है, उनका एड्रेस दिया है, लैंडलाइन नंबर दिया है। तो हम पौधे हैं, हमें देश को बनाना है, एकदम अलग सोच है, बुलबुल नहीं है। दूसरी धारणा हमें ऐसा कहा गया है, मैं भी बचपन से सुनते आया हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश है, आपने भी सुना होगा, हाँ ना, सुनते ऐसे आए। ये भी वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि भारत में खेती अच्छी थी, परंतु हमने कभी अनाज बेचा नहीं है। और ऑंगस मेडिसन की पुस्तक है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, वो लिखते हैं ईस्वी सन 1 से 1700 तक वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर हाईएस्ट था, मोर देन 33% था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। कल्पना करो, इतना बड़ा व्यापार भारत का था, हमने कभी अनाज बेचा नहीं है। बेचते क्या थे किसी ने सोचा ही नहीं है। आप कोई कह सकते हो क्या बेचते होंगे? खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। पैसे, लगभग लोगों को उत्तर ही आता है, स्पाइसेस कम्स लास्ट एक्चुअली। तो मरे जानवरों के स्किन पर टैनिंग प्रोसेस करके चमड़े की वस्तुएं बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में खूब अच्छी थी। लेदर इंडस्ट्री अच्छी थी। कानपुर, आगरा उसके हब्स थे। यहाँ पर उत्तम मेटलर्जी थी, आयरन एक्सट्रैक्शन, कॉपर एक्सट्रैक्शन, जिंक एक्सट्रैक्शन, कांसा बना, पीतल बना, अलॉय बने, पोर्टेबल फर्नेसेस होती थी घरों में। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में हमारे एक मित्र गए थे, एक घर में दादी माँ ने एक आयरन ओर से एक लोहे का टुकड़ा गलाकर उनको दिखाया। शी न्यू द टेक्नोलॉजी ऑफ कास्टिंग मोल्डिंग आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। वो आधुनिक शायद पढ़ाई नहीं की होगी, तो शी न्यू इट। दूसरे हिप से उसने एक मिट्टी का ढेर था, उसमें से कॉपर का टुकड़ा गलाकर दिखाया इनको। तब वो कहते हैं भाषण में, उनकी पोती सुखदा नाम की थी, वो कहती है दादी माँ ये भले व्यक्ति दिखते हैं, तीसरा भी दिखा, तीसरा गोल्ड और था। एंड इस दादी माँ घर की शी न्यू द टेक्नोलॉजी। ये महिलाएं पहाड़ में जाकर स्मेल और टच से दे कुड मेक कि ये आयरन ओर है कि कॉपर ओर है। तो यहाँ पर भारत का स्टील बहुत प्रसिद्ध था। जब बंदूकें नहीं थी तब तलवार से युद्ध होते थे, तो दूसरे योद्धा पर मानसिक प्रेशर लाने के लिए योद्धा ललकार के कहता था, ध्यान रख मेरे पास भारत के फौलाद की तलवार है, भारत का स्टील। यहाँ पर अच्छी परफ्यूम इंडस्ट्री थी, क्योंकि भारत के फूलों में ही फ्रैग्रेंस है। अमेरिका, यूरोप, दुबई में केवल रंगीन फूल है, सुगंध नहीं है। इसलिए यहाँ पर इत्र बना, कन्नौज वगैरह उसका मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर उत्तम कपड़ा बनता था, कोसा, सिल्क, कॉटन, उसके बारीक धागे बनते थे। ढाका की मलमल प्रसिद्ध है, उत्तम कार्विंग होता था। इसलिए भारत का सही वर्णन, भारत उद्योग प्रधान देश था। खेती अच्छी थी, प्रधान उद्योग था। These were the goods that we used to sell। इसलिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय का भाषण में कहा, भारत जगत का औद्योगिक केंद्र था,
भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। दुनिया भर से सोना चांदी भारत में व्यापार के माध्यम से आते थे, लूट कर नहीं। और आजकल बड़े बड़े देशों के बैंक के वॉल्ट्स में ऐसा सोना वगैरह रखने की व्यवस्था है, उन दिनों नहीं थी। ये सोना स्वर्ण चांदी समाज की मंदिरों में होती थी। मंदिर स्वर्ण के इसलिए थे, उन्होंने कहा भाषण में, शब्द पढ़ने जैसा है। एक पुस्तक है के मुंशी की, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, पूरा भाषण दिया उन्होंने। वो कहते कि मंदिर ये भारत के समाज के आर्थिक समृद्धि के केंद्र थे। आज तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूजा शुरू होगी, पत्थर का मंदिर तो बनता रहेगा। जिस समय भारत के समाज की आर्थिक स्थिति उस ऊंचाई पर पहुंचेगी, तब ये मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। तो यहाँ के मारन सलदे कारवां जाते थे माल बेचने के लिए, जिनको वनझारा कहते हैं, वही बंजारा कहते हैं। ये उनका मूल नाम वाणिज्यहारा है। इनके बाद बड़ी संख्या में ऊंट होते थे, बैल होते थे, घोड़े होते थे, इन पर लाद कर माल जाता था। पैदल जाते थे तो दादाजी, उनका लड़का, पोता साथ ही चलते थे। दे वर द गूगल ऑफ दोज डेज। नदी कहाँ से क्रॉस करना आसान होगा, रात को कहाँ रुकना सुरक्षित है, कहाँ अच्छा व्यापार होगा, कहाँ मीठा पानी मिलेगा, उनको पता होता था। और ये सारे उद्योग, आजकल फैक्ट्री कारखाने ऐसा नहीं था, ये सारे उद्योग घरों में होते थे। घर में ही बच्चे सारे स्किल सीखते थे, उनको ITI ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, घर की माँ का, महिलाओं का इसमें कंट्रीब्यूशन था। द लेडी इन द हाउस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन द वेल्थ क्रिएशन। महिलाओं को घर में रखकर पुरुषों को कमाने के लिए बाहर जाना, ये अंग्रेज आने के बाद का एबरेशन है। पहले घर में ही वेल्थ क्रिएशन होता था। और कार्तिक महीने के बाद, दिवाली के बाद, एक फसल हाथ में आने के बाद पुरुष वर्ग फिर वनझारा के साथ घोड़े, ऊंट, बैलों पर माल लाद कर जाते थे। और अगले बारिश के पहले वापस आना है, क्योंकि बारिश होने के बाद नदी क्रॉस करना कठिन होगा और खेत में बुआई करनी है, काम भी करना है, एक फसल लेनी है। इसलिए पहले के ज़माने में ऐसे गाने आते थे। एक गाना ऐसा है, सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए। क्योंकि सावन आ रहा है, बादल दिख रहे बारिश में, क्योंकि टेलीफोन नहीं था, पोस्ट नहीं था, गया है पति, कब आएगा, तो बारिश के पहले एनी डे देयर विल बी नॉक ऑन द डोर। क्या ठीक आया है, व्यवस्थित है, हेल्थ ठीक है, पैसा कमा कर लाया है, और मिलने की आतुरता इन गानों में ये व्यक्त होती है। थोड़ी देरी होती है आने में, तो चिंता ऐसे गानों के माध्यम से आती थी। अजहो न आए बालम सावन बीता जाए। तो ये जो 3-4 महीने का समय होता था, इन दिनों में यह महिला ही घर का सारा कारोबार संभालती थी। तो शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वेल्थ क्रिएशन एट होम, शी वॉज हैंडलिंग वेल्थ एट होम। तिजोरी की चाबी उसके पास ही रहती थी। इसलिए उनको गृहलक्ष्मी कहने का रिवाज इसलिए पड़ा है, कोई नाम के नहीं है। वेल्थ इज लक्ष्मी, उसको क्रिएट भी करना है, संभालना भी है, उसका अच्छा विनियोग करना है, ये सारा ये भारत है। तो और एक बात भारत की एक दिमाग में बैठ गया है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। मैंने भी ऐसा पहली बार सुना नहीं था, लेकिन इम्फाल गया था मैं, ऐसी वहाँ स्टूडेंट्स के बीच बात हो रही थी। मेरे पहले एक वक्ता ने मेरा परिचय कराया, प्राध्यापक ने, और कहा कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। मुझे पहली बार वो खटका का ये सही नहीं है। मेरी बारी आई तब मैंने कहा, इन्होंने कहा वो सही नहीं है, सही क्या है? तो सही है कि इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। वहाँ भी इम्फाल में बच्चों ने ऐसी ताली बजाई थी। एकदम डिफरेंट अप्रोच है।
हमारे कल्चर और कल्चर एक है, सेलिब्रेशन डाइवर्स है, और कल्चर का आधार स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। वो सारी बातें आती है, तेल दूध अधिक देना है, 1 रुपया सिक्का अधिक ऊपर डालना है, भूमि पूजन करना है, ये सारी बातें इसमें आती है। इसके पीछे एक थॉट है निश्चित, वो सर्वत्र कॉमन है। राजा एक नहीं था, भाषा एक नहीं थी। इसलिए इस भारत को समझना आवश्यक है। हम समझेंगे तो हम भारत को यहाँ खड़ा कर सकेंगे। अब मेरा असली विषय शुरू होने वाला है, ठीक है। अब तक तो केवल प्रवेश था, इंट्रोडक्शन, चलेगा ना। तो भारत का यूनिकनेस, भारत की विशेषता, जैसा सर ने कहा, वह भारत का जीवन का दृष्टिकोण यूनिक है, वे ऑफ लाइफ। उसका आधार स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। इसलिए वो दृष्टिकोण होलिस्टिक है, इंटीग्रल है। इट्स इज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए भारत की विशेषता ऐसी है कि भारत नेवर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अदराइजेशन, वी एंड अदर्स, ये सेमेटिक थॉट है। बिलीवर्स, जो मेरे ईश्वर को मानते हैं वो बिलीवर्स है, न मानने वाले नॉन बिलीवर्स है। ये स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है। उसके 2 ही मार्ग हैं, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट, और किल देम। असंख्य हत्या हुई है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो स्पीच में इसका वर्णन किया है। एक ने कहा कि हम ईमान वाले हैं, बाकी काफिर है। 2 भाग हो गए। एक थॉट आया लेफ्ट, उसको लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट। इसका मूल वही है, तो लेफ्टिस्ट के साथ नहीं है, उनको इन्होंने राइटिस्ट कहना शुरू कर दिया, दक्षिणपंथी। हमने कुछ नहीं कहा, वही कहने लगे। बट भारत की विशेषता, भारत नेवर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अदराइजेशन, वी एंड अदर्स, ऐसा विचार नहीं है। केवल ह्यूमन बीइंग नहीं तो चराचर सृष्टि के कल्याण की बात है। इसलिए सारे भारत में जितने देवी देवताओं के मंदिर होंगे, जो देवता है उसकी आरती होगी। गणेश का मंदिर है, गणेश जी की आरती होगी। शिव जी का है, शिव की आरती। देवी का, देवी की आरती है। लेकिन सभी आरती होने के बाद एक कॉमन स्लोगन सारे भारत में बोला जाता है, वह है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। विश्व का है हमारा, इस भगवान को मानने वाले का, यहाँ बैठे हुए उतना ऐसा नहीं कहा है। इसका मूल भारत की आध्यात्मिकता है। इस विचार ने भारत के चरित्र को शेप दिया है, गढ़ा है, और सर्वत्र कॉमन पाया जाता है। इस पर्सनैलिटी के 4 सेलिएंट फीचर्स हैं। पहला है एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर एक है। एक ही, ऐसा नहीं कहा, ओनली वन नहीं, एक काफ़ी है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है। इसलिए विवेकानंद ने 1893 के भाषण में कहा था, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन वर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के लिए किसी भारतीय भाषा में मराठी, हिंदी, गुजराती, उड़िया, तमिल, बंगाली शब्द नहीं है, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड करते ही नहीं हैं। हमारी एक शब्द चला टॉलरेंस, नहीं, बड़ा अच्छी बात है ना, हम बड़े टॉलरेंट, और टॉलरेंट रहना चाहिए। तो मैं टॉलरेंस के लिए मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? खड़े होके बोलो, कोई एक खड़े होके बोलो, सहन कर रहा हूँ। एक ये हुआ, जरा शुद्ध हिंदी हुई, या कहेंगे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सहन कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसमें इनटॉलरेंस है ना। मैं आपको टॉलरेट का मतलब, मेरा मन तो मारने का है, लेकिन सब लोग 4 लोग बैठे हैं, तब तक अच्छा नहीं होगा मैं मारूंगा तो, इसलिए मैं आपको टॉलरेट करूंगा।
और मौका पाते ही ठोक दूंगा, ठीक है ना। तो टॉलरेंस भी इंटॉलरेंस है, बहुत बहुत बड़े गुण नहीं है। तो विवेकानंद ने वहाँ शिकागो स्पीच में कहा था, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू। हम सबका स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। 2nd सेंचुरी में जूस भारत में आए, मुंबई के पास अधिक आए। आज भी 30,000 जूस इजराइल में मराठी भाषी है, मराठी मैगजीन चलाते हैं, साड़ी पहनती है महिलाएं, गणपति उत्सव भी करती है, क्योंकि 1800 साल तक यहाँ रहे हैं। 6th सेंचुरी में पारसीज गुजरात में आए। देश भर के सभी पारसियों के घरों में आज भी भाषा गुजराती बोली जाती है। 8th सेंचुरी में सीरियन क्रिश्चियंस केरल में आए। यहाँ के राजा अलग अलग थे, यहाँ के लोगों की भाषा अलग अलग थी, बट द ट्रीटमेंट दैट दे रिसीव्ड वाज सेम। बियॉन्ड टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, अपनी अपनी उपासना वो कर सके, अपने पूजा स्थल खड़े कर सके, ये भारत है। दूसरी भारत की विशेषता है टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्स फॉर्म्स के भीतर रही एकता को देखने की दृष्टि है, इसलिए एकता का भाव मजबूत रहा। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तीसरी विशेषता महत्व की है, वो यानी भारत मानता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सोल वर्ड अप्लाइज टू मैन वुमन बोथ इक्वली। तो स्त्री में भी यह पोटेंशियल डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है। यह केवल भारत मानता है, भारत के बाहर कोई नहीं मानता। अनेक जगह तो स्त्री को आत्मा ही नहीं मानते थे। एडम के रिप से उसके सुख के लिए ईव को निर्माण किया, ऐसी उनकी मैथोलॉजी कहती है। इंग्लैंड, अमेरिका बड़ा नाम देशों का है, वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग अधिकार पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और 1910-1920 में उनको अधिकार मिले हैं। भारत में 1947 में हम स्वाधीन हुए, हमने लोकतंत्र स्वीकार किया, वोटिंग अधिकार मिला, चर्चा ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, महिलाओं को देना ही, सबको पता ही था देना ही समान है। ये समानता की बात है। इसलिए ईश्वर को भी देवी के रूप में देखने की भारत की परंपरा बाहर नहीं है। और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जीवन का ये मोक्ष पाना है, अपने अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करते हुए इस पोटेंशियल डिविनिटी को मैनिफेस्ट करते हुए मोक्ष पाना है। सारे भारत में हमारे यहाँ तो कहा है कि 3 बातें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशयः। और इसके मार्ग 4 मेजर मार्ग बताए विवेकानंद ने। एक कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है। एक्सक्लूसिव हम नहीं, इसलिए एक ही लो, दूसरा नहीं ले सकते, ऐसा कभी नहीं कहा। आइदर दिस और दैट, ये भारत का विचार नहीं है। कोई भी एक लो, कोई भी 2 लो, कोई भी 3 लो, या चारों लो। चारों का वेरिड कंपोजिशन हर एक का हो सकता है, सब स्वीकार्य है। मुक्त हो जाओ, मोक्ष पाना है। तो मेरा अगर मोक्ष पाने का रास्ता मैंने चुना हुआ 50% कर्मयोग, बाकी 50% में आता होगा। मेरी बहन का 50% भक्ति योग होगा, मेरे बड़े भाई का 50% ज्ञान योग होगा, मंदिर में कम जाता होगा, इट्स अलाउड। जैसे घर में मानो 5 मेंबर्स है, माँ खाना बनाती है, हर घर की एक टेस्ट होती है। फिर भी बेटी को लगता है कि थोड़े सब्जी में तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेती है ना। दूसरा बेटा लगता है, उसको लगता है कि थोड़ा खट्टा कम है, थोड़ा नींबू निचोड़ लेता है। तीसरी व्यक्ति को लगता है कि थोड़ा खट्टा और तीखा दोनों चाहिए, वो मिर्ची की चटनी नींबू दोनों निचोड़ेगा। चौथा है वो थोड़ा मीठा चाहिए, थोड़ा मिक्स करेगा। हमारे सभी घरों में अचार भी 3-4 प्रकार के होते हैं। ये तीखा अचार है, ये खट्टा अचार है, मीठा अचार है। एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हर एक की टेस्ट, रुचि अलग है। जो भोजन बना है
उसमें अपने रुचि के अनुसार उसको एडजस्ट करके भोजन का आनंद लेना, ये भारत की परंपरा है। इसलिए विवेकानंद ने कहा रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। तो हर एक का मोक्ष का मार्ग अलग अलग होगा, हर एक का अलग होगा। इसको हमने उपासना कहा है, ये धर्म नहीं है। धर्म एकदम अलग बात है, उपासना रिलीजन है। सारा कन्फ्यूजन रिलीजन को धर्म करने से, धर्म को रिलीजन करने से हो गया है, वो गलत है। तो रिलीजन को हम उपासना कहेंगे। और हमारे एक श्रेष्ठ चिंतक ने कहा भारत में हर एक की उपासना रिलीजन पर्सनल है, अलग अलग है। जैसे एक परिवार में हर एक का टूथब्रश अलग अलग होता है, ऐसा हर एक का रिलीजन अलग अलग होगा। और हर एक को अपना रिलीजन का प्रकार चुनने का स्वातंत्र है। यहाँ पहले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। इसलिए जैसे एक्सक्लूजन के लिए भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, उसी तरह कन्वर्शन के लिए शब्द नहीं है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को, अपने अपने मार्ग से करना है, मोक्ष पाना है, प्रकृति का नियमन करना है। तो मंदिर में जाना, व्रत करना, उपवास करना, अग्निहोत्र करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सब उपासना है। तो हर एक को करना है। इसलिए क्या होता है, प्रकृति का नियमन कैसे करना। हम 4 मित्र एक बार इकट्ठा हुए, बारिश हो रही थी, विचार आया थोड़े प्याज के पकौड़े खाएंगे, तो मज़ा आया जरा। तो पकौड़े बन रहे थे, उसका सुगंध आ रहा था। अब कब पकौड़े आते हैं, कब खाना शुरू करते हैं, ऐसी प्रतीक्षा थी। मेरे हाथ में प्लेट आ गई, मैं पकौड़ा खाने वाला ही था। इतने में गिरीश जी मेरे बगल बैठे थे, वहाँ पीछे बैठे अभी, उन्होंने कहा अरे मनमोहन जी आज तो एकादशी है। तो क्या विचार आता है, तुमको अभी बोलने की ज़रूरत थी क्या? हाँ, चुप नहीं बैठ सकते थे, इतना अच्छा पकौड़ा खा रहा था। ऐसा विचार आता है क्या? नहीं आता। एकदम थॉट आता है अरे बहुत अच्छा हुआ, कि एकदम एक क्षण के पहले जो पकौड़ा खाने के लिए जिह्वा लालाई थी, एक क्षण में वो प्लेट पूरी दूर चली जाती है। ऐसी अनेक बातें। तो प्रकृति का नियम है, मुझे मंदिर जाना है, मैं बिना चप्पल के जाता हूँ, कांटे गढ़ते, कंकर गढ़ते, लेकिन मुझे कष्ट करना है क्योंकि मेरे प्रकृति का नियमन करना है, ये सारा करना है। ये रिलीजन का भाग है, उपासना का भाग है, धर्म एकदम अलग है। तो ये जो चारों बातें मैंने बताई, ये चारों बातें सारे भारत में सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, इसको अपने आप को कनेक्ट करते हैं। इसको भारत के बाहर व्यापार करने हमारे लोग गए, तो बाहर के लोगों ने सिंधु नदी पार करके जाते थे, उन्होंने सिंधु से हमारा नाम हिंदू दे दिया। ये 100 को ह कहने का रिवाज है। गुजराती में आज भी सुबह 7 बजे मिलेंगे तो हमारे हाथ वगे मले छो, ऐसा कहे हैं। सूरत को हुरट कहते हैं, आसाम में 100 को ह कहते हैं, संघ को हंग कहते हैं, संघ के अधिकारी होंगे अधिकारी ऐसा कहेंगे, संपादक को हमपादक कहते हैं। तो 100 को हो गया, सबका एक कॉमन नाम मिला इस भूमि पर रहने वालों का, क्योंकि इनकी कॉमन पहचान, इनका जीवन दृष्टि आध्यात्म आधारित है। ये सब बातें समान है। ये हिंदुत्व, ये हमारी पहचान हुई है, आइडेंटिटी, उसका आधार अध्यात्म है, जो सारे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है। इसलिए दुनिया भर में व्यापार करने हमारे लोग गए, 1700 साल तक जाते रहे, अभी भी जा रहे हैं। हमने वहाँ अपनी कॉलोनी स्थापित नहीं की, उनको गुलाम बनाकर व्यापार नहीं किया, उनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न नहीं किया, वहाँ के सोर्सेस को लूटा नहीं, प्लंडर नहीं किया। जो बाकी लोगों ने किया हम देखते हैं, क्योंकि हमने उनको दूसरा पराया माना नहीं था। दे वर अदर्स, वो तो हमारे ही थे। हमने उनको खेती सिखाई है, कपड़ा पहनना सिखाया है, जीना सिखाया है, वेल्थ क्रिएशन सिखाया है। ये भारत है, ये भारत की पहचान है, इसका आधार अध्यात्म है। ऐसी और बातें हो सकती है। भारत की दूसरी विशेषता कि स्वदेश समाज नाम का पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर का है, वो कहते हैं वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर इंडियन ट्रेडिशन। हमको
सब कुछ राज्य करेगा, सरकार करेगी। सरकार भी ऐसी घोषणा कर देती है, हमको भी आदत लग गई है। वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट ये पश्चिम की कल्पना है, नेशन स्टेट वहाँ पर है, यहाँ का राष्ट्र और वहाँ का नेशन अलग है। उन्होंने व्याख्या दी है स्वदेशी समाज की, जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 विभाग केवल राजा के पास थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इनकी समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। उसके लिए ट्रेजरी से पैसा आता नहीं था, समाज देता था। उन्होंने व्याख्या की टैगोर ने, वह समाज जो राज्य अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है, वो स्वदेशी समाज है। एक खंभे पर खड़ा तंबू है और खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आ जाएगा। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है तो भी तंबू खड़ा ही रहेगा और टूटे खंभे को फिर से रिपेयर करने के अंदर से सुविधा रहेगी। वी हैड दैट अरेंजमेंट। इसलिए परकीय आक्रमण आया, राजा पराजित हुए, परकीयों का शासन भी रहा, परंतु राष्ट्र समाज अपराजित रहा है। इसलिए एक लंबा कंटिन्यूम यहाँ देखने को मिलता है। कंटिन्यूम यानी क्या? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशों के नाम सुने होंगे। यूरोप के गोरे लोग वहाँ गए, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मार डाला, खदेड़ दिया कोने में, पूरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपना देश बनाया। लेकिन ग्रीस नाम का देश है, वहाँ पर बाहर के लोगों ने स्थानीय लोगों को मार डाला, हटाया, कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। तो पहले के ग्रीस देश के डिसेंडेंट्स ही आज वहाँ रहते हैं, उन्हीं के वंशज है। परंतु आज ग्रीस में किसी घर में किसी बालक का नाम पाइथागोरस, आर्किमिडीज, सोक्रेटिस नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं है, लोग वही है। लेकिन भारत में आज भी नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, गार्गी, मैत्रेयी, जाह्नवी नाम सुनने को मिलते हैं। ये समाज का राजा अनेक आक्रमण है, शासन परकीयों का रहा, ये कंटिन्यूम है। तो ये भारत की विशेषता है, इसको समझना चाहिए। समाज का, राष्ट्र मतलब समाज है, राष्ट्र को जगना है। नेशन नहीं समझे, उसको राष्ट्र को समझे। तीसरी बात थोड़ी गंभीर लग सकती है, लेकिन बहुत इजी है। मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पीएचडी किया है। आप लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई लॉ कर रहा होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है। इस सब को हमारे शास्त्र में अविद्या कहा है। अविद्या ये नेगेटिव नहीं है, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, न्याय, अन्याय ऐसे नहीं है। विद्या इज नॉलेज परटेनिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत से संबंधित सारे ज्ञान को अविद्या कहा है। उसका महत्व है। और विद्या किसको कहा है? जो मोक्ष का मार्ग सिखाती है। इसलिए कई स्कूलों में लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त कराती वो विद्या है। और ईशावासी उपनिषद का 9वां श्लोक कहता है, यह बहुत महत्व की बात है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या, केवल भौतिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करता है, वह अंधकार में प्रवेश करता है। अगली पंक्ति है ततो भूय एवते तमो य ओम विद्यायाम रताः। जो केवल अध्यात्म, केवल भगवान यही कर रहा है, ऐसे लोग और गहरे अंधकार में प्रवेश करते, ऐसा कहा है। नाइदर वन इज करेक्ट, दोनों को सही। इसलिए 11वां श्लोक है विद्याम च अविद्याम च यह तद उभयम वेदा। जिसने विद्या विद्या दोनों को साथ जान लिया है। अविद्या मृत्युम तीर्थत्व, अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि
और विद्या के आधार पर मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये भारत है। इसलिए भौतिक समृद्धि को शब्द अभ्युदय है और मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं। तो धर्म की व्याख्या है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, दोनों जिससे सदते हैं वह धर्म, एक नहीं। इसलिए समृद्धि की अनदेखी नहीं है। हम तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता, उपभोग में संयम, मैं कम लूँगा बाकी समाज को दूंगा, तेन त्यक्तेन भुंजीतः कहा है। ये भारत है। तो ये भारत की विशेषता हमको समझना चाहिए। तो भौतिक समृद्धि चाहिए, मैं कम लूँगा। सिस्टर निवेदिता ने कहा है जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज प्रॉस्परस बनता है और समाज की हर व्यक्ति संपन्न बनती है। ये इसको धर्म कहा है, ये रिलीजन नहीं है। आगे इसने कहा कि जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग संपन्न दिखते हैं, समाज दरिद्र रहता है। अब आखिरी बात कहूँगा, धर्म क्या है? धर्म का इंग्लिश में अनुवाद संभव नहीं है क्योंकि कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट जिस भाषा में नहीं होती, जैसे फॉर एक्सक्लूजन देयर इज नो वर्ड इन एनी भारतीय लैंग्वेज, कंसेप्ट ही नहीं है। फॉर कन्वर्शन देयर इज नो वर्ड, फॉर थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज नो वर्ड, ब्लास्फेमी शब्द ही नहीं है। मेरे हिंदी पुस्तक में मैंने कन्वर्शन लिखा है, उसका अनुवाद देखिए, कंसेप्ट ही हमारे नहीं है। और मेरे अंग्रेजी पुस्तक में धर्म को धर्म कहा है, DHARM ऐसे लिखा है। अनुवाद क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, सिंपल प्रश्न है, दूध के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। दही के लिए क्या कहते हैं? फिर छाछ बना, उसको क्या कहते हैं? छाछ को? बहुत अच्छा। फिर मक्खन बना, मक्खन को क्या कहते हैं? बाद में घी बना, घी को क्या कहते हैं? तो घी कहते हैं। क्यों भैया? हाँ, दूध के लिए मिल्क है, दही के लिए कर्ड है, छाछ के लिए बटर मिल्क है, मक्खन के लिए बटर है, फिर घी के लिए घी क्यों? क्योंकि इंग्लैंड बहुत ठंडा प्रदेश है, फ्रिज तो अभी आए, तो मक्खन बनने के बाद वो घर में अनेक दिन तक टिकता ही था। तो दे नेवर हैड ए नीड टू कन्वर्ट इनटू सम डिफरेंट फॉर्म, दे हैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग बटर इन द फॉर्म ऑफ बटर। तो वहाँ की भाषा में मुहावरे कैसे बने हैं? क्वेश्चन ऑफ अ ब्रेड एंड बटर है, बटरिंग ए पर्सन ऐसा कहते, मस्का लगाना ऐसा कहते हैं। टू सी विच साइड ऑफ द स्लाइस बटर इज, तो बटर को लेकर मुहावरे बने। परंतु भारत उष्ण प्रदेश है, यहाँ मक्खन टिकता नहीं है। यहाँ की माताओं ने, हमारी दादी माँ, उन्होंने रिसर्च करके एक प्रोसेस ढूंढ निकाली, एक नया पदार्थ बना जो पौष्टिक भी है, घर में अनेक दिन तक टिकता है। इसलिए हर भाषा में घी को शब्द है, हर भाषा में घी को लेकर मुहावरे हैं। हिंदी में कहते हैं 5 उंगलियां घी में, वो एक मुहावरा है। घी देखा मगर बड़गा नहीं देखा, ऐसी भी कहावत है। मराठी में कहते हैं खाइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी। गुजराती में कहते हैं, उसका अर्थ है घी गिर गया खिचड़ी भी ना, क्यों झगड़ा करते हो, आखिर वहीं डालना था ना, रहने दो, ठीक है ना। तो इसलिए धर्म नाम के कंसेप्ट वहाँ नहीं है, इसलिए धर्म भारत के कंसेप्ट है। धर्म क्या है? तो क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो, ओपन योर आईज, आंखें खोलो। तो मैं छोटा होते ही, आंखें खुलते ही हम का दायरा बड़ा होता है। द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं और अपनेपन से कुछ करने का मन होता ही है। ये करना, समाज को देना, सही अर्थ में समाज को लौटाना धर्म है। टैगोर कहते हैं समाज को देना चैरिटी है, समाज को लौटाना उसका ही है। तो
धर्म है। इसलिए तीर्थ यात्रा शुरू हुई तो यात्रियों को रहने के लिए मकान बनाए लोगों ने, नाम रखा धर्मशाला, और रिलीजन नहीं है। तो घाट पर मतलब तीर्थ क्षेत्र में घाट बनवाना, लोग फिसलते हैं, वो धर्म कार्य है। कुएं खोदना कि लोग पानी पिए, धर्म कार्य है। रास्ते बनवाना, पेड़ लगवाना, गर्मी के दिनों में, आजकल पता नहीं लेकिन पानी के प्याऊ चलते थे पहले, आजकल तो बातों लगाने पहले नहीं। तो प्यास लगती है तो पानी की प्याऊ, प्यासे को पानी देना धर्म कार्य है। भूखे को अन्न देना धर्म कार्य है। पढ़ना चाहता उसको पढ़ाना धर्म कार्य है। बीमार को दवा देना, इसलिए उसको धर्मार्थ दवाखाना कहते हैं। जब हमने अखिल भारतीय प्रवास शुरू किया रेल में, तब एसी कोच नहीं थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन गर्मी खूब होती थी मई महीने में। तो अनेक बड़े शहरों में जहाँ गाड़ी अधिक समय रुकती है, 10 मिनट 15 मिनट, तो स्थानीय मारवाड़ी समाज के युवक मई महीने के गर्मी में दोपहर को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे दौड़ दौड़ के लोगों को ठंडा पानी पिलाते थे। ये हमने देखा है। अपने घर में कूलर में सो सकते थे वो। ये धर्म कार्य धर्म यह है। मेरा एक परिचित परिवार मारवाड़ी परिवार है, अहमदाबाद रहते, माँ देवी के भक्त है, घर का नाम अंबिका निवासी, बेटे का नाम अंबिका है। घर में देवी की पूजा है, फिर भी अहमदाबाद से 180 किलोमीटर दूर एक अंबाजी नाम का क्षेत्र है देवी का। वह हर महीने कार से वहाँ जाते, संपन्न परिवार है, कार है, हर महीने जाते रहिए। वहाँ बच्चे भीख मांगते, देते रहिए, कभी ना नहीं कहा। जितने बालक बालिका भीख मांगने आते हैं उसको अंदाजा आ गया, उसका प्रावधान लेकर चलती थी घर से। अब ये तो दादी माँ बन गई है। शादी के बाद इसका ये क्रम शुरू हुआ। 25 साल के बाद अचानक आज एक दिन, आज से 15 साल पहले, जब बालक बालिका भीख मांगने आए, हमेशा आते थे, ये साथ लेकर चलती। पहली बार इसका मैं छोटा हुआ तो हम बड़ा हुआ। ए थॉट ऑकर टू हर कि इनको पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, ये पढ़ते क्यों नहीं है। 25 × 12 इतने बार उन्होंने मांगा, इसने दिया, ये विचार ही नहीं आया था। उन्होंने उनसे बातें की, सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार थे। बड़ा अच्छा लगा। तो लगा कि इनके पेरेंट्स के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, मैं खर्च करूँगी। पैसा पहले भी था, ये कनेक्शन फील नहीं हुआ था। पेरेंट ने कहा, बहन जी बच्चे स्कूल में जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। ये भीख मांग कर लाते हैं, तब घर में कुछ आता है, चूल्हा जलता है, भूख शांत होती है। हमारे लिए भूख शांत होना अधिक महत्व का है, पढ़ाई नहीं। इस माँ ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी, बट दैट वॉज द रियलिटी। तुरंत निर्णय किया, जिन 50 परिवारों के बालक बालिका वहाँ भीख मांगते थे, उनकी लिस्ट बनाकर अब 15 वर्षों से हर महीने इन सभी घरों में राशन का किट पहुँच रहा है, ताकि उनकी भूख शांत हो। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया, यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स, फीस ये करती है। बस स्कूल दूर है, स्कूल बस खरीदी है, ड्राइवर का वेतन। इनके घरों में पढ़ने का माहौल नहीं है। एक अभ्यासिका बनाई है, एक टीचर की नियुक्ति की है, उसका वेतन ये देती है। मैं जनवरी 2020 में उनका ये काम देखने गया, तो उस परिवार को मैं जानता हूँ 25 वर्षों से। और अभी अप्रैल 2025 में गया था। जो पहले बच्चे भीख मांगते थे, उनकी मैंने एक बैठक ली है। आज अंबाजी में कोई बालक भीख नहीं मांगता, नॉट ए सिंगल, सब पढ़ने जाते हैं। उसका सूत्र है, भिक्षा नहीं शिक्षा, भीखे नहीं भणवा मोकली है, पढ़ने के लिए भेजो। तो उनका 25 वर्षों तक उसकी उपासना चल रही थी, मंदिर में जाना, दर्शन करना, आरती करना, चढ़ावा देना। धर्म अभी शुरू हुआ है और भारत धर्म पर ही चला है। इसलिए भारत जब स्वाधीन हुआ, तब भारत के जो निर्माता मुख्य लोग थे, उनके मन में यह भारत के धर्म की बात स्पष्ट थी। ऐसा इसलिए लगता है कि लोकसभा हमने जो स्वीकार किया, लोकतंत्र लोकसभा बनी, उस पर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। राज्यसभा में लिखा है
सत्यम वद धर्मम चरम। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। और हमारा राष्ट्रध्वज है, उस पर जो चक्र है, कौन सा चक्र है वो? हमको ऐसा बताया गया है, पर एक्चुअली वो धर्म चक्र है। अशोक ने उपयोग किया था धर्म चक्र के नाते। इट हैज़ कम टू अस थ्रू अशोक, नॉट फ्रॉम अशोक। अंतर है ना। और चक्र व्हील है, व्हील घूमना ही चाहिए। एवरी एक्ट स्मॉल और बिग ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी गिव्स ए पुश टू द व्हील ऑफ धर्म, इट मूव्स। समाज धर्म पर खड़ा है, इसलिए हमारा समाज धर्माधिष्ठित है। हमको धर्म निरपेक्ष नहीं बनना है, धर्म यह है। और कोरोना काल में ये भारत ने सिद्ध किया है। दुनिया भर में कोरोना था, भारत के सिवाय सभी देशों में केवल सरकारी कर्मचारी ही लोगों की सेवा में लगे थे। भारत में सरकारी कर्मचारी सेवा में जुटे थे ही, नो डाउट, परंतु बड़ी संख्या में हर जगह लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं। और फ्लड, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड के बाद जाकर सेवा करना अलग बात है। हाईली इन्फेक्शस संक्रामक बीमारी है, हाईली फैटल, जानलेवा है। यह जानकर भी मैं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, मेरी जान को खतरा है, यह जानते हुए भी लाखों लोग बाहर निकले हैं। ये सारे भारत में निकले हैं और केवल भारत में निकले हैं। ये भारत है, ये भारत के आध्यात्मिकता का मैनिफेस्टेशन है। जैसी भी हमारी शिक्षा होगी, लेकिन कहीं गहराई तक ये बात जुड़ी हुई है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र से माइग्रेंट वर्कर्स बिहार, झारखंड तरफ पैदल चलकर गए। कितने गए होंगे? 40 लाख। नो ट्रांसपोर्टेशन, नो शॉप्स वेर ओपन, नो होटल्स। कैसे कि क्या खाया होगा, रात कहाँ रुके होंगे, पानी कहाँ पिया होगा, पैदल जा रहे थे। हर जगह लोग बाहर निकले, पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, मास्क लगा, सब करते हुए, लेकिन कोई राइट्स कहीं नहीं हुए। ऐसा एक जत्था भोपाल होकर, छत्तीसगढ़ होकर फिर झारखंड जा रहा था, तो भोपाल में जो मुख्य तालाब है वहाँ से 150 लोग आ गए। तो स्थानिक प्रशासन ने, सभी बंद था, संघ कार्यालय में फ़ोन किया कि इनके दोपहर के लंच की व्यवस्था आप कर सकते क्या। जिस कार्यकर्ता ने फ़ोन लिया उसने आधा घंटा, क्योंकि होटल तो बंद ही थे, शॉप्स बंद थे, घरों में ही कहना पड़ता था, व्यवस्था करके आधे घंटे बाद वो देखने गया वहाँ क्या स्थिति है। तो क्या देखा उसने, आसपास के घरों से माता बहनें आकर पानी पिलाना, नाश्ता चाय शुरू कर दिए थे। ये भारत है। इसलिए इस भारत को पहचानना है, समझना है, जानना है, भारत के बनना है और भारत को बनाना है। इसलिए भारत को जानना आवश्यक है। तो मेरी बात मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे। कुछ समय है तो, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो खड़े होना, अपना नाम बताकर अपनी जिज्ञासा पूछना। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अमरदीप और मैं एमएजी का विद्यार्थी हूँ। आपने कहा कि पूजा पाठ करना, सूर्य को अर्घ्य देना एक उपासना है और हेल्पिंग द नीडी वन इज धर्म, ठीक है। तो ये हिंदू और मुस्लिम और ये सब क्या है, और साथ ही साथ हमारे संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान कब बना? संविधान से 1950 में लागू हुआ। और ये शब्द कब आया? तब नहीं था ये शब्द। सेकुलर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तब नहीं था, ऐसा नहीं था, वो लोग जानते नहीं थे। एक सूरत के केटी शाह नाम के व्यक्ति ने ऐसा बिल दिया था कि नए सरकार बन रही, उसका नाम हो सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस पर चर्चा हुई, आम्बेडकर जी थे, सरदार पटेल, सब लोग थे, पंडित नेहरू थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में चर्चा होकर तय हुआ, क्योंकि यूरोप में ये 1000 साल के थियोक्रेटिक स्टेट के रिएक्शन में वहाँ सेकुलरिज्म आया है। भारत में स्थिति ऐसी नहीं थी। तो दे डिस्कस्ड, दे डिबेटेड एंड डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी। ये शब्द आम्बेडकर जी के हैं।
लाया गया 76 में। नोबडी डिमांडेड इट, इट वॉजंट नीडेड, क्योंकि आर्टिकल 25 to 30 में सो कॉल माइनॉरिटी को सब अधिकार थे, थोड़े अधिक अधिकार भी है, उसका पालन केवल करना है। इट वॉज नॉट डिस्कस डिबेटेड, क्योंकि इमरजेंसी थी, सारी पार्लियामेंट्री प्रोसेस बंद थी, विरोधी दलों को जेल में ठूस दिया था। और अगर आप संविधान यहाँ अगर पढ़ाते होंगे तो संविधान में एक चैप्टर आता है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ प्रोविजन डेफिनेटली, उसकी प्रक्रिया है। उस समय टीचर आग्रहपूर्वक कहते बट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा खास कहते हैं ना। तो ये उन्होंने प्रियम्बल में डाला है, अनअमेंडेबल प्रियम्बल में, विदाउट नीड, विदाउट डिमांड, विदाउट डिस्कशन डिबेट। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसका अर्थ कोई जानते नहीं है, दे डिड नॉट डिफाइन इट। तो सेकुलर शब्द का शब्द धर्म करना गलत है, सेकुलर को सेकुलर कहिए। चलो आपने डाल दिया है, वह क्या करो, एक्चुअली स्टेट शुड बी सेकुलर, नॉट ए पर्सन। ध्यान में है कि नहीं? हर पर्सन का अपना अपनी उपासना होगी, रिलीजन होगा। मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चर्च में जाएगा, नहीं भी जाएगा, निर्गुण निराकार पूजा करेगा। कोई एथिस्ट होगा, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, अलाउड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चारवाक को भी एक दार्शनिक के नाते दर्शन शास्त्र में सिखाते हैं, षड दर्शन में चारवाक सिखाते हैं, ब्लास्फेमी नहीं है। लेकिन स्टेट शुड बी सेकुलर, यहाँ स्टेट सेकुलर नहीं है। एक विशेष रिलीजन के वालों को कोई स्पेशल हज की यात्रा के लिए सब्सिडी करना किसी मुस्लिम देश में नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अपने कमाई से बचाकर हज करेगा, उसी को उसका जो कुछ लाभ मिलेगा। ऐसी अनेक बातें हैं। इसलिए कोई अगर एक यहाँ अगर एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो दैट कॉरपोरेशन शुड बी सेकुलर, नॉट द चेयरमैन। उसकी अपनी अपनी पूजा होगी, वो करेगा। वो अगर महावीर जी को मानता है, उसके ऑफिस में महावीर जी का फोटो होगा, उसमें क्या गलत है? लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वाइल अपॉइंटिंग द ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्वालिफिकेशन देखकर उनको नौकरी देनी चाहिए, पैसेंजर्स को समान ट्रीटमेंट देना चाहिए। स्टेट शुड बी सेकुलर, नॉट ए पर्सन। इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन ऐसा हो गया है कि ओवैसी के साथ स्टेज शेयर करना ये सेकुलर एक्ट हो गया, और योगी जी के साथ करना कम्युनल एक्ट हो गया। ये तो नहीं है ना। इसलिए ये शब्द संविधान का भाग नहीं था पहले से, और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि अनएमेंडेबल ऐसे प्रियम्बल में डाला गया, वो भी 76 में, 25 ईयर्स के बाद। इसको भी अब मानो है तो उसकी पहले व्याख्या करो एंड बिहेव दैट वे, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, चलिए। हाँ, यस, तो पहले इनको, हाँ, आपका आवाज़ ऊंचा कीजिए। हाँ, बोलिए। नाम नाम नाम। मेरा नाम समृद्धि दुबे है। हाँ, और मैं की छात्रा हूँ। ठीक है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, धर्मनिरपेक्ष। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा गया है, संप्रदाय निरपेक्ष कहा गया है। रिलीजियस सेक्ट्स, चलो, ऐसा है कि सेकुलर को उन्होंने अनुवाद करने का प्रयत्न किया, जो नहीं करना चाहिए। वो हमको क्लियर ठीक है, वी शुड साइड राइट सेकुलर, सेकुलर ऐसा लिखना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यस प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु पांडे है, मास कम्युनिकेशन प्रथम वर्ष का मैं छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में अति विविधता ही भारत में कई समस्याओं जैसे भाषा, पंथ या समुदाय विवाद को जन्म देकर जटिल बनाती हैं और दुश्मन देशों या उनकी एजेंसियों को हस्तक्षेप कर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती हैं? विविधता ये भारत की विशेषता है, अति वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पहले अंग्रेज, अब देखिए मोहम्मद घोरी, बाबर, मोहम्मद गजनवी, नाम सुना होगा आपने। ये सेना लेकर आए, आक्रमण किया, यहाँ के राज युद्ध किया, राजा पराजित हुए, उनका शासन रहा। लेकिन अंग्रेज 6000 माइल से आए, सेना लेकर नहीं आए थे, मुट्ठी भर थे। भारत इतना बड़ा देश है, इंग्लैंड के साइज से भारत का साइज 20 टाइम्स मोर है। रिसोर्सेस, टैलेंट, शक्ति
कम नहीं थे। हाउ कुड दे रूल ऑन द एंटायर कंट्री? तो उन्होंने हमारे यहाँ हमारी विविधता को भेद का नाते सिखाकर डिवीजन करना शुरू किया। तो जिनको भारत को एक करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, वे लोग तो एक हो रहे हैं, क्योंकि जिनको भारत को एक नहीं होने देना है उसमें उनके कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ है, कुछ लोगों के आर्थिक स्वार्थ है। भारत को एक पावरफुल देश बनने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। आपने आखिरी पार्ट में जो कहा, ऐसे डीप स्टेट, ऐसे अनेक फोर्सेस है जो भारत का जिस तरह के भारत राइज हो रहा है अभी, उनसे देखा नहीं जा रहा है। लेकिन भारत अभी दुनिया का नेतृत्व करेगा, क्योंकि भारत केवल पॉलिटिकल नहीं करेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उन्होंने तो 50-60 के दशक में जो भाषण दिए थे उसका कंपाइलेशन है। उसमें वो कहते हैं कि अब दुनिया इतने नज़दीक आई है तो सारे ह्यूमैनिटी को हारमोनियसली, पीसफुली, विथ लिमिटेड सोर्सेस अगर लंबे समय तक जीवन जीना है, आई कैन सी ओनली हिंदू सॉल्यूशन, ऐसा उन्होंने कहा है। उस ज़माने में दुनिया इतनी नज़दीक नहीं आई थी जितनी आज है। मैं 1992 में अमेरिका गया था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं था। अब तो सीधा हम लोग वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। अब तो ज़्यादा आवश्यकता है हिंदू सॉल्यूशन, इसलिए भारत के पास ऐसा विचार है, भारत के पास ऐसा इतिहास, भारत का ऐसा इतिहास है, भारत के पास ऐसा एक अनुभव है कि विद ऑल द डाइवर्सिटी हाउ कैन वी लिव टुगेदर हारमोनियसली, पीसफुली, प्रॉस्परस लाइफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो भारत ओनली हैज़ द सॉल्यूशन, फिलॉसफी, एक्सपीरियंस, हिस्ट्री। इसलिए भारत को भारत के नाते राइज होना आवश्यक है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। बड़ा सुंदर गीत है। उस गीत के गीतकार, उसके गीतकार हमारे मित्र हैं। मैंने कहा कि आपके गीत में हमने एक बात जोड़ दी है, चौंक गए। मैंने कहा ये तो बात सही है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए और ये भारत रहना चाहिए, आवश्यक है। तो ये भारत का भारत रहना किस में है? क्योंकि भारत का रोल ये है, दुनिया में भारत को रोल प्ले करना है। एक प्रभात प्रकाशन नाम का दिल्ली में प्रकाशन है, उन्होंने इंडिया दे सॉ नाम से 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। भारत के बाहर से भारत में जो लोग आए यात्रा करने, उन्होंने क्या देखा भारत में, उसका कंपाइलेशन है। अब दुनिया को भारत क्या है पता है, उनको भारत में भारत नहीं दिख रहा है। हम नकल पश्चिम की कर रहे हैं। इसलिए हमको आवश्यक है भारत को जानना, और भारत को भारत के नाते खड़ा करेंगे तो समुद्र में जो शिप्स जाते हैं वो मार्ग थोड़े भटक जाते हैं, लाइट हाउस देखकर, दीप स्तंभ देखकर अपना ट्रैक तय करते हैं। दे नीड नॉट गो टू द लाइट हाउस, वो दिशा तय करते हैं। ऐसा रोल भारत को प्ले करना है, इसके लिए भारत खड़ा हो रहा है। इसलिए ये अति डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी रहेगी ही। एक घर में 5 लोग हैं, 5 के भी स्वभाव अलग होते हैं भैया। 3 भाइयों का स्वभाव एक नहीं है। खाने पीने, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई शारीरिक में इंटरेस्ट, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला है, रहेंगे ही। तो ये सारी विविधता के साथ साथ हम एकता का भाव पक्का करेंगे, विल कैन सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। नहीं तो फिर हम डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस मानकर झगड़ना शुरू करेंगे। हमको आपस में लड़ाने के लिए, भारत के समाज को क्षीण करने के लिए लोग तो तुले हुए हैं ही। हाँ मेरा नाम अंशु शर्मा है, मैं एमएडीसी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जी। सर, आपने समाज की बात करी, भारतीय समाज की बात करी, धर्म की बात करी। तो आधुनिकता के दौर में जो धर्म को लेकर और समाज को लेकर जो उपद्रव बढ़ रहे हैं भारतीय समाज में, उनको आप किस दिशा में देखना चाहते हैं और कैसा आप इसको समझते हैं, ये किस दिशा में जाने वाला है, उसका थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। कौन सा उपद्रव बढ़ रहा है? सर, किसी भी क्षेत्र में जैसे धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, या किसी भी तरीके से उसको वो नहीं बताया जाता जो वो होता है, या ठीक है, ठीक है, बराबर है। ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ऐसा है कि भारत को आज़ादी के बाद हमने भारत सिखाया नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में
1948 में सुंदर एक हायर एजुकेशन कमीशन नियुक्त हुआ था। बहुत सुंदर रिकमेंडेशन है उनके, लागू नहीं किए। अब राधाकृष्णन को आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे, लर्नेड व्यक्ति थे जिनके नाम से हम शिक्षक दिन मनाते हैं। बहुत विद्वान थे, कांग्रेस के नेता थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, लागू क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस शासन में कोठारी कमीशन एक नियुक्त हुआ शिक्षा के लिए, सुझाव देने के लिए। उन्होंने समय बिताया, सरकार ने पैसा खर्च किया, रिकमेंडेशन लागू नहीं हुए। हमने, और ऐसे लोगों को हमने बार बार चुन कर दिया है। हमारी समस्या क्या है देश की, जो सम्भ्रांत वर्ग पढ़ा लिखा है वो बोलता बहुत है, वोटिंग करने जाता नहीं है, छुट्टी मनाने कहीं बाहर चला जाता है। जो बिना सोच के वोटिंग करते हैं उनका 90% वोटिंग होता है, और सोचने वाले बोलने वाले 50 भी नहीं करते। फिर एवरेज हमारा 65 आता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है क्या वोटिंग हुआ वगैरह। जिम्मेदार कौन है? हम हैं। अभी 2014 को जब पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए, ठीक है, यूपीए सरकार जाकर एनडीए गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह जाकर नरेंद्र मोदी पीएम बने, इतना केवल बदल नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्या बदला? तो एक इंग्लैंड से पब्लिश होने वाला एक डेली पेपर है द गार्डियन। तो 16 मई को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए थे, वो फ्राइडे था, 18 मई का संडे था। आप सभी अपने मोबाइल में गूगल करो, जस्ट टाइप संडे गार्डियन, देन टाइप एडिटोरियल, अपने आप 18 में 2014 आएगा ही। उसको खोलो, ओपन करो, और ये इंग्लैंड के पेपर का संपादकीय है, ये ध्यान में रखकर पढ़ो। उसका पहला वाक्य है, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। ये वहाँ का पेपर कह रहा है। अंग्रेज आज गए, इसका शीर्षक भी उन्होंने दिया है इंडियाज एनदर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसका संदर्भ जो पढ़ते होंगे, पंडित नेहरू का पार्लियामेंट का पहला भाषण है आज़ादी के बाद का, उसका नाम है इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये दूसरी ट्विस्ट कहा। और एक महत्व की बात उन्होंने कही है इसके ऊपर, आप गूगल करोगे तो आएगा। वो कहते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैव ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। यानी मोदी के कारण परिवर्तन नहीं हुआ है, समाज में परिवर्तन हुआ है, इस कारण मोदी आए। ये परिवर्तन किसने किया है? तो अनेक सामाजिक आध्यात्मिक पुरुष, कार्य, संगठन, इनका एकत्र प्रयास है। तो भारत की, क्योंकि हमारी पहचान लेकर हम खड़े हुए हैं, तो भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति में एक मेजर शिफ्ट 14 के बाद हम देखते हैं। इजराइल और हमास को जिस तरह से भारत ने हैंडल किया, एकदम एग्जाम्पलरी है। रशिया यूक्रेन क्या वॉर, ड्यूरिंग वॉर दोनों देशों में जाकर ऐसा कोई राष्ट्र का प्रमुख है, केवल भारत का है। भारत का स्टैंड अलग रहा है। डिफेंस, भारत की सेना खूब काबिल थी, लेकिन नेतृत्व को निर्णय लेने की हिम्मत नहीं थी। अब चाइना, पाकिस्तान, गलवान वगैरह जो डोकलाम पर घटनाएं हुई, उसके बाद भारत के मिलिट्री का एकदम रोल अलग है। एक अलग भारत दुनिया को दिख रहा है, भारत को दिख रहा है, सोच अलग है। मैं तो दिसंबर 2013 में, ये 14 के बाद तो बदल हुआ, भारत के रक्षा मंत्री मिस्टर एंटनी थे, उनका पार्लियामेंट का भाषण है, नीति क्या होनी चाहिए। उनका भाषण है कि चाइना की सीमाएं बहुत विकसित है, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह, हमारी सीमा विकसित नहीं है, हमने अभी शुरुआत की। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद अनेक वर्षों तक हमारी रक्षा नीति ऐसी थी कि अनडेवलप्ड बॉर्डर्स कीप अस सेफ। कभी ऐसा विचार हो सकता है? ताकि कोई सेना आक्रमण करके अंदर न आ जाए, रास्ते नहीं बनाना। ऐसी पराभूत मानसिकता वाला देश कैसे खड़ा होगा? एक मित्र ने मुझे बीच में कहा था, बड़े चिंतित होकर, कि चाइना ने भारत की सीमा तक पक्के रोड बना दी है। मैंने कहा, तुम्हारी जानकारी गलत है। जिसको तुम भारत की सीमा कह रहे हो,
वो चाइना के लिए चाइना की सीमा है। तो चाइना ने अपनी सीमा तक रास्ते बनाए, तुमने क्यों नहीं बनाए? किसने मना किया था? और तुम में दमखम है तो चाइना ने बनाए हुए रास्तों के आधार पर हमारी सेना बीजिंग तक जा सकती है, हिम्मत रखो। तो विजय की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। तो पराभूत मानसिकता से हम सारा चल रहे हैं, जैसे भारत के पास कुछ है ही नहीं, सारा हमको पश्चिम से उधार लेना है। इसलिए कोठारी कमीशन का एक बहुत मार्मिक ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा भारत के सारे वैचारिक क्षेत्र की ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोप है, उसको भारत में लाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैं 2 घटना बताऊंगा केवल। अभी इजराइल हमास की वॉर चल रही है, लड़ाई तो वहीं चल रही है। एंटायर वर्ल्ड मीडिया डिस्क्राइब्स इट एज मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है ना? मध्य पूर्व की समस्या लड़ाई है। मध्य पूर्व कहना मतलब कहने वाला बैठा है इंग्लैंड में, उसके लिए भारत ईस्ट है, जापान फार ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट है। अभी भारत का विदेश विभाग उसको पश्चिम एशिया क्राइसिस कह रहा है। बदल क्या हुआ? हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, हमारी सोच भारत सेंट्रिक है। वी आर ए सॉवरेन कंट्री, वाई शुड वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश? हमारे लिए वो वेस्ट है, जापान ईस्ट है, हम भारत है, ये पश्चिम एशिया पूर्व एशिया। बदल हुआ। अंग्रेज यहाँ पर आए, राज्य करने आए, शोषण करने आए। उन्होंने एक कानून का एक नाटक बनाकर दंडित करने के लिए जो कोड बनाया कानून, उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, IPC। काम वही करना था। आज़ादी के बाद भी हमारा वही चल रहा था। अभी बदल हुआ है और भारतीय न्याय संहिता हुआ है, यानी सोच बदल आया है। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कह रहा है संडे गार्डियन कि आज अंग्रेज आखिर चले गए, इसलिए असली स्वाधीनता भारत को अभी 14 में मिली है। तो 150 वर्षों का अंग्रेज़ों का शासन और 50-60 का काले अंग्रेज़ों का अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, उसको ठीक ट्रैक पर लाना है तो 25-30 साल चाहिए। और उसमें हर 5 साल के बाद चुनकर भी आना है। बोलने वाला लोग, पढ़ने वाले लोग वोटिंग नहीं करते हैं। और हर वर्ष किसी किसी राज्य में चुनाव हुई, अभी बिहार में हुए, अगले वर्ष बंगाल में, केरल में होते रहेंगे। तो कड़े निर्णय करने तो कैसे करेंगे भैया? पहले ये भी करना पड़ेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब चुनाव एक साथ हो गए। 52 में, 57 में, उसके बाद पहले 3 चुनाव एक साथ ही हुए हैं। तो कम से कम 3 साल मिलेंगे। थोड़े लोगों को अप्रिय लगने वाले लेकिन राष्ट्र हित में निर्णय करने के लिए उनको संबल मिलेगा, समय मिलेगा, स्कोप मिलेगा। ये होगा। भारत अब जग रहा है और अभी दुनिया का जियोपॉलिटिकल सेंटर और जियो इकोनॉमिक सेंटर जो अटलांटिक ओशन के केंद्र में था, जो अमेरिका यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन है, वहाँ से शिफ्ट होकर अभी साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ आ रहा है। पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, उसमें भारत का रोल विशेष महत्व का रहने वाला है। इसलिए हमको, आप पहले ये खड़े हो, माइक पहुंचा है, पहले इनको जान देते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा सवाल तो पहला एक ये है, जो आपने वर्ड यूज किया बार-बार, मोक्ष, तो आपके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि एक आदर्श भारत आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अब आदर्श भारत के बारे में काफ़ी लंबी बात होगी, लेकिन एक मराठी में पसायदान है, उन्होंने कहा 2-3 शब्दों में, जो दुष्ट लोगों की दुष्टता दूर हो, लोग दूर न हो, दुष्टता दूर हो, अपने कार्य में धर्म में उनकी रति हो, प्रिय हो, दुरितांचे तेवीर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। तो अंधकार दूर कैसे होता है? सूरज उगने से। तो विश्व धर्म का सूर्य उगेगा। धर्म समझ गया है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सबको साथ आगे बढ़ना है, हर एक को अपना मार्ग ये जो करना है। और जोजे वांछिल, तो जिसकी जो आवश्यकता है, धर्म सम्मत आयुष्य जो आवश्यकता है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा कहा है। आगे कहा है अच्छे लोग, अच्छे विचारशील लोग, ये सतत घूमते लोगों को वो सहज मिलते रहे, ऐसा कहा है, ऐसा वर्णन किया है। समाज ऐसा खड़ा होगा। ऐसा पहले भारत था, जो इंडिया देश को आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, फिर से ऐसा खड़ा, हमको नया नहीं करना है, फिर से वही खड़ा करना है, वर्णन है।
मोक्ष क्या है? ये बड़ा गहन गंभीर प्रश्न है, पूछ लिया तो मेरी व्याख्या बता दो, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। तो मैं हूँ, हम है, हम में अलग लेवल से, सर्कल से। तो मैं, मेरा परिवार, एक उबंटू नाम की कंसेप्ट है जो अफ्रीकन कंसेप्ट, उसका मीनिंग है मैं हूँ क्योंकि हम है। हमको हम की चिंता करनी है, मैं की चिंता अपने आप होगी। करेक्ट? तो ये हम का पहला दायरा अपना परिवार है। आज परिवार क्यों टूट रहे? मैं बड़ा हो रहा है। ये हम का परिवार के बाद फिर आस पड़ोस के लोग आते हैं, फिर गांव आता है, फिर वो देश आता है, संपूर्ण मानवता आती है, चराचर सृष्टि है। राजस्थान की अमृता देवी पेड़ काटना बंद करने के लिए अपनी जान देती है। क्यों देती है? क्या संबंध है उसका? ध्यान में है ना? तो सारे चराचर में वही चैतन्य जो मेरे अंदर है, इसकी अनुभूति होना, उसको मोक्ष पाना है। तुकाराम महाराज कहते मराठी में, वृक्ष वल्ली आमा सोयरे वनचरे, ये पेड़ पौधे वेली ये मेरे सगे सगे हैं, रिसोर्स नहीं है। और ऐसे जो आत्मा होती है उनको पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। हम सबको, आपको, मुझे अपने अपने कर्म के प्रारब्ध के नाते फिर से जन्म लेना ही होता है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जब समाज की स्थिति डामाडोल होती है, आवश्यकता होती है, हम तो हमारे कर्मों के कारण फिर से नया जन्म लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे दिव्य आत्मा अपनी स्वेच्छा से समाज को फिर से राइट ट्रैक पर लाने के लिए स्वयं जन्म लेते हैं इच्छा से। रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, ऐसे अनेक लोग हैं। ठीक है? तो ये कल्पना मोक्ष की है। समय का देखिए, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे, बड़े, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसे गंभीर विषय पर आप लोग बैठे हो। चलिए। सर नमस्कार, मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है और मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ और मैं विमर्श अध्ययन मंडल से भी जुड़ा हूँ। हाँ, चलिए। आपकी बुक पे अध्ययन भी किया और आपकी पुस्तक में एक चैप्टर आता है आर्टिकल 370 पे, तो उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, लेकिन आरएसएस उसमें जो है उसकी भूमिका हमेशा चर्चे में रहती है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पिछले दशकों में संघ की क्या रणनीति और सामाजिक पहल रही है और जिसका असर आज भी रहा है आर्टिकल 370 को हटाने में? संघ अपने आप को एक संस्था नहीं मानता, संघ संपूर्ण समाज है। तो 370 हटना चाहिए। इसकी जागृति सतत जब से आया तब तक केवल संघ ही कर रहा है, टू क्रिएट अवेयरनेस, ऐसा। और ऐसे जो निर्णय पहले लोगों ने तो दावा किया था हटेगा तो खून की नदियाँ बहेगी, क्या क्या सारा कहा था, कुछ नहीं हुआ। तो ये भी जनता के कारण, सारा जनता ने किया है। समाज, संघ तो शक्ति बहुत कम है संघ की, आने में संघ का भी कंट्रीब्यूशन निश्चित है। वो जो संडे गार्डन ने कहा, द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैव ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे राउंड। इसमें संघ का बड़ा रोल है। संघ का केवल नहीं है, अनेक लोगों का है, संघ का भी है। दिशा एक निश्चित तय है और इसलिए ये हुआ। संयोग से 5 अगस्त 2019 को ये हटा। मेरा पहले से वहाँ पर 15 अगस्त से प्रवास तय था। मैं जम्मू गया, श्रीनगर गया, कारगिल गया, लेह गया, ठीक है, लाहौल स्पीति गया, वो सारा देखा है कैसे क्या हुआ। इतनी सारी तैयारी और इतना सारा ऐसे महत्व के निर्णय हैं। तो इसलिए क्योंकि वो टेम्पररी लिखा ही था, उसका मतलब क्या है, वो अस्थायी है, विशेष। लेकिन बाद में ऐसा उसको लोगों ने राजनीति का हिस्सा बना दिया, ये परमानेंटली रहेगा, नहीं जाएगा। केवल कश्मीर वैली के लोगों का उसमें फैला था, बाकी न जम्मू न लद्दाख उनका कोई ध्यान ही नहीं हो रहा था। इसलिए सारे एनोमलीज वहाँ पर मैंने दिए उसके। तो संघ ने समाज को तैयार किया, कंट्रीब्यूशन समाज ने किया, सरकार चुनकर समाज ने लाई, उनमें ये हिम्मत थी, उनको दिशा विजन संघ ने दिया है, निर्णय उनका है, समाज का समर्थन है, संघ का इतने रोल है। चलिए आप सब ने
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात केवल कहूँगा, मेरे कई जगह IIT IIM में ऐसे संस्थानों में मेरे ऐसे व्याख्यान होते हैं बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, लेकिन यहाँ का सही में ऑडियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए आपका धन्यवाद, और दोबारा आप बुलाओगे मैं आ जाऊँगा।